हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट पे। एनटीपीसी के लिए जो सीरीज चल रही है आपकी प्रैक्टिस सेट की, उसमें आपके 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये आपका 13वां प्रैक्टिस सेट है। आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस सेट लगाया करिए और कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 100 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिरसा ने किस शासक को चौसा यानी कि 1539 में और कन्नौज 1540 के युद्ध में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। यानी आपको कुल मिला के ये बताना है कि चौसा का युद्ध सिरसा और किसके बीच में हुआ था और कन्नौज का युद्ध सिरसा और किसके बीच में हुआ था। तो बात करें चौसा का युद्ध या फिर कन्नौज के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध एक ही बात है। तो किस किसके बीच हुआ था, सिरसा और हुमायूं के बीच में। हुमायूं कौन था, ये बाबर का पुत्र था। ठीक है, बाबर का पुत्र। और सिरसा और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा और कन्नौज का युद्ध। बात करें सिरसा की, तो सिरसा के बारे में कुछ पॉइंट है वो नोट करिए। जैसे सिरसा का जो असली नाम था यानी जो मूल नाम था वो क्या था, इसका नाम पूछ लिया जाता है कि सिरसा का मूल नाम क्या था, फरीद खां। फरीद खां। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो इसका जो मकबरा है वो है आपका सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये मकबरा फेमस क्यों है, क्योंकि हिंदू और हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम नमूना यही था। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है ये। ठीक है, इसके अलावा बात करें सीसा सूरी के बारे में और क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो जो अपना वर्तमान में जो रुपया चल रहा है, जो अपनी भारतीय मुद्रा रुपया है, वो रुपये की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसको कहाँ लिखें, तो देखिए जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, नए पेज पे लिखते हैं। जो अपना जो रुपया है, रुपया की शुरुआत किसने की थी, वो भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक सड़क बनवाई थी। सड़क का नाम क्या था, ग्रांड ट्रंक रोड। उस रोड का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, उसको जीटी रोड बोलते हैं। ठीक है, ये उस समय की सबसे लंबी सड़क थी। और ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती थी, तो ये सड़क का जो कहाँ से कहाँ तक थी, ये थी आपकी कलकत्ता से लाहौर पेशावर तक। ठीक है, कलकत्ता से पेशावर तक। पेशावर आपका लाहौर के आसपास था, कलकत्ता आपका बंगाल में। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं बंगाल से लाहौर तक। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे आपके शेरशाह सूरी के बारे में। क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो देखिए, जो संसद के द्वारा या फिर विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, तो उनको क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच कर सकता है। यानी कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है, तो उसकी जांच कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। तो उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, पुनरावलोकन। और बात करें ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया। तो यूएसए के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, वो भी पॉइंट यहाँ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जुडिशियल रिव्यू हो गया। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो वो भी लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से। तीसरा, प्रस्तावना। प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा जो वित्तीय आपात है। भारत में 3 तरह के आपात हैं आपके, राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो कि आपके कौन से आर्टिकल में है, तो 360 में। ये सब कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आपके अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा और क्या लिया गया अमेरिका संविधान से, तो आपने एक सुना होगा जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका। ठीक है, सॉरी याचिका, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL बोलते हैं। तो ये भी कहाँ से लिया गया, ये भी आपका क्या कहते हैं, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो आपको राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, यानी कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, जो कि आपके आर्टिकल कौन से में, 61 में। तो ये भी कहाँ से लिया गया, ये भी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, और
एक पॉइंट आपका छूटी है, वो क्या है देखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए आप यहाँ पे, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, वो कहाँ से लिए गए, वो भी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हो गए आपके, एक बार रिवीजन कर देता हूँ मैं आपको। न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, वित्तीय आपात, लोक जनहित याचिका, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PIL, और मूल अधिकार, ठीक है, और आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये सब कहाँ से लिए गए, ये सब आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है, फिर समझते हैं कि सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण दोनों समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है और क्यों, मतलब कब ये आपका पड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है या चंद्रग्रहण कब पड़ता है और क्यों पड़ता है, उसमें कंडीशन क्या रहती है आपकी, सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी कब आती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, मतलब सूर्य के बीच में चंद्रमा कब आता है। तो ये अलग अलग कंडीशन बना के आपसे पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण के समय में क्या होता है या फिर चंद्रग्रहण के समय में क्या कंडीशन होती है। तो सारी चीज़ें समझ लीजिए, या फिर इससे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कोरोना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कोरोना बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसको सूर्य किरीट। ठीक है, जो सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का भाग दिखाई देता है पृथ्वी पर से, जितना भाग में सूर्य का दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है, उसको कोरोना बोला जाता है, और हिंदी में बोलते हैं सूर्य किरीट। अब समझते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो पहले सूर्य ग्रहण समझ लेते हैं इसको। तो देखिए, तीन चीज़ें हैं आपकी, एक तो सूर्य है, एक पृथ्वी है और एक चंद्रमा है। इन तीनों की ही जो स्थिति है उसी के आधार पर आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनता है। तो सबसे पहले हम सूर्य बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, एक बना लेते हैं हम पृथ्वी और एक बना लेते हैं अपना चंद्रमा। ये पृथ्वी हो जाएगी, ये ई हो जाएगा, इसको मून यानी कि M बोल सकते हैं, इसको सन यानी कि S बोल सकते हैं। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, तो देखिए, सूर्य की जब छाया पड़ती है किस पे, तो सूर्य की छाया तो आपकी सब, मतलब सूर्य की जो प्रकाश है वो तो सब पे पड़ रहा है, पृथ्वी पे भी पड़ रहा है और चंद्रमा भी पड़ रहा है। और चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो जब पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो एक टाइम पे एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये जो चंद्रमा है घूमते घूमते कहाँ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो होता क्या है उस टाइम पे कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने वाला होता है वो चंद्रमा के बीच में आने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो रुक जाता है, इसका मतलब जो प्रकाश हमें कोई भी चीज़ कब दिखाई देती है, जब प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है तभी तो दिखाई देगी। तो जो प्रकाश सूर्य पृथ्वी पर पहुंचने वाला था वो प्रकाश चंद्रमा के द्वारा रोक दिया जाता है। तो रोकने की वजह से क्या होता है, सूर्य का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है वो हमारा दिखाई नहीं देता है पृथ्वी पर से। जब दिखाई नहीं देता तो उसी को तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का कोई हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता पृथ्वी पर से, तभी तो उसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है। तो सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, जब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, बीच में कौन आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया था कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब पड़ता है, यानी अमावस्या को या फिर पूर्णमासी को। तो जो सूर्य ग्रहण है वो कब पड़ता है, वो पड़ता है आपका अमावस्या को। ठीक है, क्लियर, ये तो होगी सूर्य ग्रहण की घटना। अब देखिए चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है, चंद्र ग्रहण का मतलब हमें चंद्रमा का हिस्सा दिखाई नहीं देना। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है, सूर्य का हमें कोई हिस्सा दिखाई नहीं देना, सूर्य ग्रहण कहलाता है। और चंद्रमा का कोई हिस्सा हमें दिखाई नहीं देना, हमें मतलब पृथ्वी पर से दिखाई नहीं देना, तो आपका वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए भी यही कंडीशन बनती है, एक आपका सूर्य होगा, एक आपकी पृथ्वी और एक आपकी चंद्रमा होगा। ठीक है, इसको ये आपकी अर्थ हो गई, ये सन हो गया, ये आपका मून हो गया। तो चंद्रग्रहण कब पड़ेगा, जब चंद्रमा को हमें कोई हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन कब आएगी, तो जब चंद्रमा घूमते घूमते, यानी चंद्रमा आपका पृथ्वी के चक्कर तो लगा ही रहा है, तो जब घूमते घूमते क्या होगा, ये तीनों एक सीध में आ जाएंगे। चंद्रमा कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखिए, चंद्रमा का अपना प्रकाश तो है नहीं है, चंद्रमा क्यों चमकता है, क्योंकि सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है इसलिए चमकता है। तो एक कंडीशन क्या आ जाती है, जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने वाला था वो पृथ्वी की वजह से क्या हो जाता है, रुक जाता है बीच में, और चंद्रमा का हमें कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता। जब हमें चंद्रमा का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को चंद्रग्रहण बोला जाता है। और ये घटना कब होगी, जब जब चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा होगा तब होगी। और चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई कब होता है, पूर्णमासी को। कब होता है, पूर्णमासी को। तो चंद्रग्रहण की घटना कब होती है, पूर्णमासी को होती है। और सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है।
तो चंद्रग्रहण की घटना के समय क्या कंडीशन रहती है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? तो आ जाती है पृथ्वी। ठीक है, यानी ये कंडीशन बनती है आपकी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, और ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपका सूर्यग्रहण का क्वेश्चन था, मैंने चंद्रग्रहण भी और सूर्यग्रहण भी दोनों ही आपके क्लियर करा दिए। आपका कोई भी क्वेश्चन आए आगे तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरोना। ठीक है, कभी कभी कोरोना लिख के भी आ जाता है, डायरेक्ट ही कोरोना लिख के भी आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड सिर्फ एक और वो स्वयं होती है, यानी कि वो सिर्फ या तो एक से कटे या फिर वो सिर्फ स्वयं से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। तो देखिए 61 किसी से कटता है? तो 61 आपका क्या है? एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। 87 तो आपका एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 29 से भी कटेगा। 81 तो आपका कई संख्याओं से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 27 से कट जाएगा। 69 भी आपका 23 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। नेक्स्ट देखिए, एम एक कार्य को अकेला 50 दिनों में पूरा कर सकता है, एम एन से 10% कम कुशल है, एन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो क्षमता होती है वो दिनों के क्या होती है? विपरीत होती है। यानी आप यदि ज़्यादा दिन ले रहे हैं किसी काम को करने में, तो इसका मतलब आपकी जो क्षमता है वो कम है कार्य को करने की। यदि आप कम समय में किसी कार्य को कर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी क्षमता जो है वो अधिक है। यानी क्षमता का और दिन का क्या होता है? विपरीत अनुपात होता है। अब यहाँ समझिए, आपको क्या बोला कि एम और एन दो व्यक्ति हैं, एम और एन। आपसे बोला है कि जो एम है वो एन से 10% कम कुशल है, तो 10% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/10 होता है। 1/10 का मतलब क्या? कम कौन है? एम कम है एन से। इसका मतलब यदि एम की क्षमता, यदि एन की क्षमता 10 है तो इससे एक कम, यानी कि एम की क्षमता कितनी होगी? एम की क्षमता हो जाएगी आपकी 9, क्योंकि जो एम की क्षमता वो एन से 10% कम है। 10% का भिन्न रूप हो गया 1/10। तो यदि एम एन की क्षमता 10 है तो उससे एक कम, यानी कि एम की क्षमता हो जाएगी 9। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्षमता का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। इसका मतलब जो समय का अनुपात होगा, इनके द्वारा जो काम को पूरा करने में जो समय लिया जा रहा है उसका जो अनुपात होगा उसका विपरीत होगा, यानी कि 10:9। ठीक है, इसका मतलब यदि एम के द्वारा 10 दिन लिए जा रहे हैं काम को करने में, तो एन के द्वारा कितने दिन लिए जा रहे होंगे? तो 9 दिन लिए जा रहे होंगे। लेकिन एम के द्वारा एक्चुअल में कितने दिन लिए जा रहे हैं? तो एम के द्वारा 50 दिन लिए जा रहे हैं। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, यानी इसका 5 गुना। तो एन 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 का 5 गुना, यानी कि 45 दिन। इसका मतलब एन के द्वारा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो एन के द्वारा अकेले पूरा काम को करने में 45 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3 नल आर एस टी एक टंकी को क्रमशः 90, 100 और 180 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी? तो सबसे पहले तो हमें टंकी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो टंकी की क्षमता क्या होती है? जो समय दे रखा होता है उसके एलसीएम के बराबर। तो देखिए आर, एस और टी 3 नल हैं। आर भर रहा है 90 मिनट में, एस भर रहा है 100 मिनट में और टी भर रहा है 180 मिनट में। तो 90, 100 और 180 इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 900 यूनिट। ठीक है, तो यदि ये 90 मिनट में पूरी 900 यूनिट की टंकी भर रहा है तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना भर रहा होगा? 10 यूनिट। और ये 1 मिनट में भर रहा होगा 9, और ये 1 मिनट में भर रहा होगा 5 यूनिट। ठीक है, तीनों के द्वारा 1 मिनट में कितना यूनिट भरा जा रहा है? तो तीनों के द्वारा यानी आर एस टी के द्वारा 1 मिनट में भरा जा रहा है 10 + 9, 19 और 5 24, यानी 24 यूनिट तीनों के द्वारा 1 मिनट में भरा जा रहा है। तो पूछा क्या? तीनों के द्वारा एक मतलब टंकी को भरने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? तो पूरी टंकी की क्षमता कितनी है? 900 यूनिट की, और 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 1 मिनट में भर रहे हैं आपके 24 यूनिट। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 900 बट्टे में 24। काटिए इसको, 6 से कटेगा 4 बार, 6 से कटेगा आपका ये 150 बार। 150 बट्टे 4 कितना होता है? 2 से 2 बार, 2 से 75, और 75 बट्टे 2 कितना होता है? 37.5। ठीक है, यानी कि 37.5 मिनट का टाइम लग जाए। अगला प्रश्न देखिए, आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। आम का पेड़ है, ठीक है, और किसका है? नारियल का।
नारियल लिख लेते हैं यहाँ पे। आम का पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई क्या है, एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ जो है वो केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है। यानी जो अमरूद का पेड़ है वो आम के पेड़ से तो ऊंचा है, इसका मतलब अमरूद कहाँ जाएगा इसके ऊपर, और केला कहाँ जाएगा उससे भी ऊपर, क्योंकि अमरूद का जो पेड़ है वो केले के पेड़ से छोटा है। केला कहाँ जाएगा आपका इधर। अब इस वाली लाइन को पढ़िए, केले का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है, इसका मतलब ताड़ का पेड़ इससे ऊपर ऊपर आएगा। ठीक है, अब कौन सा बचा, एक दो तीन चार पाँच, पांच पेड़ थे ना, आम का, नारियल का, केले का, ताड़ का और अमरूद का। ठीक है, पूछा क्या कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा कौन सा पेड़ है, ताड़ का पेड़ है। मैंने जो इनको लगाया है क्रम में वो नीचे से ऊपर यानी कि बढ़ते क्रम में लगाया, ऊंचाई के क्रम में लगाया हुआ है। तो आम और नारियल का पेड़ बराबर बराबर थे। फिर बोला था कि अमरूद का जो पेड़ है वो केले के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है और आम के पेड़ से ऊंचा है, तो आम के ऊपर आएगा। फिर बोला था कि केले का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, तो केला का पेड़ ताड़ के पेड़ के नीचे आ जाएगा। सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, ताड़ का पेड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यदि प्राइस को कुट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में कॉस्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए इससे ये कैसे बना हुआ, इसमें लॉजिक लगाना है कि इससे कैसे बना हुआ। तो देखिए पी का नंबर होता है 16, एस का नंबर होता है 19, यानी कि कितना जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे 3 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया, तो 3 जोड़ा गया है। आगे देखिए आर से वी कैसे बना है, तो आप कहेंगे आर में कितना जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे 4 जोड़ा गया है, यानी पहले 3 जोड़ा गया है फिर 4 जोड़ा गया। आई से एन कैसे बना है, तो आप कहेंगे 5 जोड़ा गया है। ठीक है, यानी हर स्टेज पे एक एक क्या है आपका बढ़ता जा रहा है। इसमें जोड़ लीजिए, सी में जब हम 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो पहले आएगा एफ, ओ में जब 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, फिर आएगा आपका एस। ठीक है, तो शुरुआत होगी आपकी एफ से और फिर आएगा एस। एफ एस किस में है आपका, एफ एस आपका इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों तो आपके होंगे नहीं। अब एस में कितना जोड़ा जाएगा, 5, तो एस में 5 जोड़ा कितना आएगा आपका एक्स, तो एफ एस एक्स किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ क्या है, जमा है, माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ आपका घटाव है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए पहले जो संख्या लिखी हुई है आप वैसे लिख लीजिए, 14, 6, 18, फिर 6, साइन चेंज कर लीजिए। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा आ जाएगा। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जमा यानी कि प्लस, जमा का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो बोडमास नियम के साथ सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बोडमास नियम के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक को। यदि कोष्टक के अंदर फिर किस हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो कोष्टक के अंदर फिर पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ठीक है, जैसे यहाँ पे भाग दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। क्यों बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोडमास नियम के हिसाब से पहले बी यानी कि ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ यानी कि का आता है, फिर आपका डिवाइड आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, डिवाइड आता है। लेकिन ये ना तो ब्रैकेट दे रखा हो ना ही का दे रखा हो, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट दे रखा है आपको, ये वाला छोटा कोष्टक दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो 14 गुणा 6 किसके बराबर होता है, 14×6 = 84 प्लस के 18। ठीक है, डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18 और 14 कितना होते हैं, 102, फिर डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, ये 70। कितना आंसर आएगा इसका, 17 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का संबंध किस देश से था। जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव रह चुके थे कोफी अन्नान, उनका संबंध किस देश से था, तो कोफी अन्नान का संबंध था घाना से। किस देश के थे, घाना। घाना किस महाद्वीप में पड़ता है, तो आपका घाना पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। बात करें कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो वो है आपके एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ये किस देश के रहने वाले हैं, ये हैं आपके पुर्तगाल के। ठीक है, जो महासचिव का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, तो सामान्यतः 5 साल का होता है। ठीक है, और एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के, तो पुर्तगाल के। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूएन की,
तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी वर्तमान में कितने देश हैं? तो आप कहेंगे 193, यानी 193। ठीक है, 193। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? परमाणु ऊर्जा सुधार, आर्थिक सुधार, रेल व परिवहन सुधार, या फिर बीमा क्षेत्र में सुधार। नई आर्थिक नीति कब आई थी? 1991 में आई थी। इसको एलपीजी भी बोलते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये इस नीति का उद्देश्य क्या था? इस नीति का उद्देश्य था आर्थिक सुधार। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चमड़े के जूतों को बनाने का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ था? तो चमड़े के जूतों को बनाने का प्रचलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था आपका सातवाहन काल में। ठीक है, बात करें सातवाहन का जो काल था, यानी जो सातवाहन वंश था, उसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक का नाम था शिमुक। यानी सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम था शिमुक। इस वंश की खासियत क्या थी कि इसमें ये मात्र सत्तात्मक, यानी कि माता जी के नाम से, यानी कि जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि अपने पिता का नाम शामिल किया जाता है नाम पे, है ना, जैसे सचिन, रमेश, तेंदुलकर, यानी अपने पिता के नाम को बीच में ऐड किया जाता है। तो इस काल में क्या था कि माता का नाम को ऐड किया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का शासक था। उसमें गौतमी किसका नाम था? इनकी माता का नाम था। तो इस वंश में क्या था, माता का नाम को अपने नाम के साथ में जोड़ा जाता था। दूसरी खासियत क्या थी इस वंश की कि जो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत किस वंश से हुई थी? तो शुरुआत आपकी इसी वंश से हुई थी। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी आपकी सातवाहन वंश से ही हुई थी। शीशे के सिक्के किस वंश से चढ़ाए? शीशे के सिक्के वो भी सातवाहन वंश ने ही चढ़ाए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के। बात करें कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कटफिसिस। ठीक है, और शक वंश का कौन था? तो शक वंश का आप लिख लीजिए, इस पेज पे लिख लीजिए। चलिए, शक वंश का कौन था? तो शक वंश का था माउस। और आपका मौर्य वंश का कौन था? तो मौर्य वंश का तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका? सातवाहन वंश। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है का एक विकर्ण कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है? इसके विकर्ण है। हमें एक विकर्ण तो पता है, दूसरा विकर्ण नहीं पता, दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। देखिए, समचतुर्भुज आपको इस तरह से बनता है, पतंग के आकार का। उसकी खासियत क्या होती है? जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर। अब बोल रखा है आपको एक विकर्ण 24 का है। मानते हैं ये जो आपका विकर्ण है ये वाला, ये कितने सेंटीमीटर का है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो 24 है। तो ये आपका 12 का होगा, ये भी 12 का होगा, क्योंकि ये समद्विभाजित है। जब ये 12 का है, ये 12 का, ठीक है, इसकी भुजा कितनी रखी है? 20, यानी ये भुजा कितनी होगी? 20 की। ये 12 की हो गई, तो ये भुजा कितनी की होगी? यहाँ से यहाँ तक। तो आपको समकोण त्रिभुज में पता है कि ये 12 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? ये होगा 16। कैसे पता चला? तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि आपको बेसिक ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर किसका होता है? 5 के वर्ग के बराबर। अब इसमें हमने किससे गुणा कर दिया है? तो इसमें हमने 4 से गुणा कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा आपका? 16। ये कितना हो जाएगा? 20। तो आपको 12 और 20 तो दे रखा है, कितना बचा आपका? 16। यानी ये जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर की होगी। जब ये भुजा 16 की है तो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी होगी? यानी पूरा विकर्ण कितने का होगा? तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 का। यानी आपके पास दोनों विकर्ण मिल गए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 थी
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32 है। एक विकर्ण आपका 24 का हो गया, एक विकर्ण हो गया आपका 32 का। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 और 24 गुणा 32। ठीक है, 2 से काटिए 12 12 और 12 दूनी 24, 12 36 और 2 38, यानी कि 384 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य सॉरी एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 728 रुपये में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या था? देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि जब हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो हमें मूल्य मिलता है वो क्या होता है? वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य में से छूट को हम घटा देते हैं तो क्या मिलता है? हमें विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक है, देखिए 60% अधिक अंकित किया गया मूल्य, तो 60% की फ्रैक्शन रूप क्या होती है? 60/100, यानी कि 20×60 और 20×5 यानी कि 3/5। ठीक है, और 35% छूट दी गई है, तो 35% कितनी होती है? 35/100, 5 से काटिए, 5 से 20 बार, 5 से कटेगा 7 बार, यानी कि 7/20। ठीक है, तो फ्रैक्शन आप ध्यान रखिएगा, यानी कि पहले जो 60% अधिक अंकित किया गया, यानी जो 5 वाली चीज़ थी वो 3 बढ़ा के लिखी गई है, यानी कि 5 वाली चीज़ कितने बढ़ा के लिखी गई है? 3 बढ़ा के लिखी गई है। इसका मतलब कितना लिखी गई होगी? 8। और छूट कितने की दी गई है? 35% की, यानी जो 20 वाली चीज़ है उस पर 7 की छूट दी गई है, तो वो कितनी बेची जा रही होगी? तो आप कहेंगे 13 में बेची जा रही होगी। और इन दोनों गुणा कर लीजिए, 20×5 = 100, 13×8 = 104, यानी यदि क्रय मूल्य 100 था तो कितने बेची जा रही है? तो 104 की बेची जा रही है। लेकिन एक्चुअल में बेची कितने की जा रही है? तो आप कहेंगे 728 में बेची जा रही है। कमीज खरीदी गई, मतलब अजय ने कितने में खरीदी? अजय ने खरीदी 728 में, इसका मतलब दुकानदार ने कितने की बेची होगी? 728 की तो बेची होगी। तो कितने बेची? 728 की। 104 यूनिट का मूल्य कितना है? 728, यानी इसका 7 गुना है। तो 100 यूनिट का मूल्य कितना होगा? इसका 7 गुना, इसका 7 गुना कितना हो जाएगा? 7 गुणा 100 यानी कि 700। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 700 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका व्यास क्या होगा? व्यास पूछा है आपसे। आपको पता है व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना होता है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, फिर व्यास निकाल लेंगे। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3π²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। 3πr², तो 3πr² वैल्यू दे रखी है आपको 1039.5, बस वैल्यू रख लीजिए। तो 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। r², तो r² हो गया, ये कितना हो गया? 1039.5। पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। 5 से काटिए 2 बार, 5 से कितने का कटेगा? ये 5 दूनी 10, 0, 5 7 35, 4 बचे 5 9 45, यानी 2079/2 आएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, अब 11 से काटिए 2 बार, 11 से कितने का कटेगा? 11 एकम 11, 9 बचे, 11 8 88, फिर कितने बचेंगे? 9, 11 नंबर 99। ठीक है, 3 से काटिए, 3 से कटेगा आपका 30 से 18, 3 3 9, यानी इधर ऊपर कितना बचेगा? 2 बटे बचा 7 गुणा r²। इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा आपका 63 बटे में कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, r² बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा? 63 बटे में 2 तो पहले से ही था, ये बटे वाला 7 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 7 का, जो ऊपर 2 था वो बटे में आएगा तो 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 63 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2। अब 63 का फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 गुणा 7, 7 यहाँ पहले से था, बटे में 2 गुणा 2। अब हमें r² की वैल्यू मिल गई इतनी, हमें चाहिए किसकी थी? r की चाहिए, और तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा। 9 गुणा 7 गुणा 7 बटे में 2 दूनी 4। तो आपको पता है 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, 7 2 बार आया, इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो कितना हो जाएगा? 7 या 21 बटे में 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपको r की वैल्यू। लेकिन आपको r की वैल्यू थोड़ी चाहिए, त्रिज्या थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए व्यास। क्वेश्चन में आपसे व्यास ही तो पूछा था, त्रिज्या का डबल कर देंगे, यानी कि 21/2 गुणा 2, कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देखिए, ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं, ए सी का भाई है तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी का बी से क्या संबंध बनेगा। तो देखते हैं इसको। देखिए ए और बी क्या है, विवाहित युगल है, ए और बी क्या है, विवाहित युगल है, ठीक है। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि इसमें ए पति कौन सा है, पत्नी कौन सी है। आगे देखिए सी और डी क्या है, भाई है, अब इसमें संबंध नहीं बन पाएगा। आगे देखते हैं, ए सी का भाई है, ए क्या है, वो सी का भाई है, ए सी का भाई है, ठीक है। भाई इसका मतलब ये मेल होगा। आगे देखिए, और देखिए यहाँ बोला था सी डी का, सी तथा डी भाई है, इसका मतलब डी भी क्या है, इसका भाई है, दोनों भाई भाई हो जाएंगे। पूछा क्या है, डी बी से किस पर संबंधित है, डी का बी से क्या संबंध है। जब दोनों ये दोनों युगल है तो ये पत्नी हो जाएगी, जब ये पति है तो डी इसका कौन लगेगा, यानी ये इसका पति है, और पति का भाई कौन लगता है, देवर लगता है या फिर जेठ लगता है, देवर या जेठ। डी का बी कौन लगेगा, देवर लगेगा या फिर जेठ लगेगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अमित व अनिल की वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए आपको पता है कि अमित और अनिल की वर्तमान आयु का औसत दे रखा है 32 वर्ष, तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 32 गुणा 2 यानी कि 64 वर्ष। अमित को मान लेते हैं x और अनिल को मान लेते हैं y, ठीक है। तो x प्लस y कितना हो जाएगा, यानी दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 64 वर्ष। क्यों, क्योंकि योग 32 दे रखा है आपका औसत, औसत 32 है, इसका योग कितना होगा 32 गुणा 2, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं तो 32 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 64। अब दोनों का अंतर कितना है, दोनों की आयु में अंतर कितना है, अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। पूरा किसका, अनिल का, यानी कि आपको बाई की वैल्यू चाहिए, तो बाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो जब आपको इस तरह का इक्वेशन बनते हैं तो जब हमें नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए यानी दूसरी वाली वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 58 बट्टे में 2 यानी कि 29, ठीक है। कितना आ जाएगा 29। मान लीजिए हमें एक्स वाली वैल्यू चाहिए होती है तो कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, पहली वैल्यू चाहिए तो दोनों जोड़ के आधा कर दीजिए, दूसरी वैल्यू चाहिए तो दोनों घटा के आधा कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 29 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वो शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जूरिस्प्रूडेंस, इससे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। देखिए जब इनको आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर टी दिखाई देगा, क्योंकि आपका टी इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि आपका 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के अंतर्गत जीव द्रव्य का सर्वप्रमुख अजैविक घटक क्या है। तो जीव द्रव्य के बारे में पूछा है, तो जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है, पानी से, लोहा से, सोडियम एवं पोटेशियम लवण या फिर फॉस्फेट। पूछा गया घटक, अजैविक घटक पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका फॉस्फेट। वैसे जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है, लेकिन जो पानी में भी क्या घुला होता है, तो फॉस्फेट घुला होता है, ठीक है। क्या घुला होता है, तो फॉस्फेट ही घुला होता है। बात करें जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी डोजार्डिन ने, ठीक है। और जीव द्रव्य इसका नाम किसने रखा था, जीव द्रव्य, तो इसका नाम रखा था पुरकिंजे ने, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे। ये आपका दूसरा वाला नाम क्या है, यानी कि पुरकिंजे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोशिका भी आई है, तो कोशिका के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे कोशिका के बारे में लिखिए आप, जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो देखिए 2 तरह की कोशिका की खोज की गई थी, एक तो जीवित कोशिका, एक आपकी मृत कोशिका। सबसे पहले जो खोज की गई थी कोशिका की, वो मरी हुई कोशिका थी, यानी उसमें जीवन नहीं था। तो मृत कोशिका की जो खोज की गई थी वो किसने की थी, वो की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। और जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक, क्लियर। और यहीं आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी जो कोशिका है वो किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न,
किसी भी दिशा में समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन यानी कि दूरी बट्टे समय क्या कहलाता है आपका? चाल कहलाता है। दूरी बट्टे समय क्या कहलाता है आपका? चाल। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं जिनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। शेष 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन सकते हैं। शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी है, तो पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं? पूरी वर्दी कितने बच्चों के पास है? टोटल बच्चे कितने हैं? 50। 50 में से 4% के पास तो वर्दी ही नहीं है। हमें चाहिए कितने बच्चे? वर्दी वाले बच्चे चाहिए, ठीक है। तो कितने परसेंट बच्चे बचे? 96% बच्चे बचे। उन 96% का 1/3 के पास में केवल एक भाग है। तो ढूंढिए 50 का कितना परसेंट बच्चों के पास वर्दी है? तो 96% बच्चों के पास वर्दी है। उन 96% के पास में से भी 1/3 के पास वर्दी का केवल एक हिस्सा है। तो 1/3 के पास एक हिस्सा है, तो इसका मतलब शेष कितने बच्चे? 2/3 भाग। 2/3 के पास पूरा हिस्सा होगा, क्योंकि 1/3 का शेष हिस्सा कितना बचा? 2/3 तो बचेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 के 96% के पास बढ़ती है और 96% में से 2/3 के पास पूरी बढ़ती है। तो 50 गुणा 96/100 गुणा 2/3। 50 से कटेगा 2 बार, 2 से 2 खत्म, 3 से कटेगा 32 बार। कितने बच्चे आ जाएंगे? 32 बच्चों के पास में पूरी क्या है? वर्दी है। ऑप्शन नंबर 2। 0.0, -4, -6, 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो देखिए प्रवणता बराबर क्या होता है? प्रवणता बोलते हैं tan थीटा को, ठीक है। क्या होता है? by2 - by1 अपॉन में x2 - x1। ये by2 by1 x2 x1 क्या है? इसको बोलते हैं x1 by1, इसको बोलते हैं x2 by2, ठीक है। तो by2 की वैल्यू कितनी है? 2। x2 की वैल्यू -6 है, by1 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 0, by1 की वैल्यू 4। इसमें रख दीजिए। by2 की जगह कितना जाएगा? 2 और by1 की जगह कितना है? -4। तो 2 -4 बटे में x2 की वैल्यू कितनी है? -6 फिर -0। तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 4 6, 6 बट्टे में -6 कितना जाएगा आपका? -1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुष का 2/7 विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? यानी अविवाहित भाग पूछा, कितना भाग अविवाहित है। देखिए मान लीजिए टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 100 हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ मेल हैं यानी कि लड़के हैं, और सॉरी पुरुष हैं, और कुछ क्या है? महिला है। मेल कितने हैं? मेल बोल रहा है आपके, मेल बोला है 70%। तो मेल कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। तो फीमेल कितनी बची? 30 फीमेल बची, ठीक है। अब जो 70% पुरुष है यानी जो 70 मेल हैं, उसमें से भी कितने? यदि पुरुषों का 2/7 विवाहित है, ठीक है। तो पुरुषों का कितना विवाहित है? पुरुषों का 2/7। तो 70 का 2/7 कितना हो जाएगा? 70 का 2/7 हो जाएगा 7 से कटेगा आपका 10 बार, 10 तो नहीं 20, यानी 20 पुरुष क्या है आपके? विवाहित है। तो जितने 20 पुरुष विवाहित होंगे उतनी तो विवाहित महिलाएं होंगी। देखिए अब बोला है ना कि 30% व्यक्ति क्या है? विवाहित है। 30% व्यक्ति क्या है? विवाहित है, जिसमें से 20 पुरुष विवाहित हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल आपका 100 है, यानी 100 का आपका, देखिए आपसे यही तो बोला है कि 30% व्यक्ति क्या है? विवाहित है। तो 100 का 30% कितना हुआ? 30, यानी कुल मिला के 30 व्यक्ति क्या है? विवाहित हैं। 30 व्यक्ति क्या है? विवाहित हैं। तो जब 20 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं कितनी विवाहित होंगी? तो महिला आपकी बची 10, ठीक है। इन 10 महिला क्या होंगी? आपकी विवाहित होंगी, क्योंकि 30 टोटल का 30% विवाहित है, और जिसमें से 20 तो आपके पुरुष हो गए और 10 क्या बचेंगे? आपकी महिलाएं बचेंगी। इसका मतलब ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो विवाहित नहीं होंगी? टोटल महिलाएं थी 30, जिसमें 10 विवाहित है। तो अविवाहित महिला कितनी होगी? अविवाहित हो जाएंगी आपकी 30 माइनस के 10 यानी कि 20 महिलाएं। 20 महिलाएं ऐसी होंगी जो अविवाहित होंगी। पूछा क्या आपसे? महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, कितना भाग भाग पूछा है। तो 20 महिला अविवाहित हैं, कितने में से? टोटल महिला कितनी थी? 30 थी। कितना भाग हो जाएगा? 2/3। ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए। 42 का संबंध 20 से है तो 64 का संबंध किससे होगा? 42 का संबंध 20 से है तो 64 का संबंध किससे होगा?
देखिए 42 का आधा कितना होता है, 42 का आधा होता है 21। 21 में से हम एक हटा देंगे कितना आएगा 20। तो 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा होता है 32। 32 में से एक हटा देंगे कितना आएगा 31। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा 31। नेक्स्ट है, देखिए श्रेणी में पश्चिम के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना आपको क्या आएगा। तो देखिए 8, 9, 13, 22 और फिर 63। 8 से 9 कैसे बना, प्लस के 1 करके। 9 से 13 कैसे बना, प्लस के 4 करके। 13 से 22 कैसे बना, प्लस के 9 करके। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, पहले वाले को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, फिर 9 को 3 का वर्ग। आगे कितना आएगा, आगे आएगा 4 का वर्ग, जो कि कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ कितना जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा 16। यानी कि 22 और 16 कितना होता है, 22 और 16 होता है 38। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना जाएगा, 38 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संघ सूची और सम्मति सूची के विषयों पर कानून बनाती है। निम्न में से कौन संघ सूची और सम्मति सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो कौन है, लोकसभा है, राज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय, या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी है। तो कानून कौन बनाता है, तो कानून बना सकता है संसद। देखिए एक्चुअली इसका जो आंसर होना चाहिए वो होता है संसद, लेकिन संसद तो दे नहीं रखी यहाँ पे ऑप्शन में। आपको क्या दे रखा है, लोकसभा। जो कि लोकसभा क्या होता है, संसद का ही एक अंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, लोकसभा। लोकसभा संघ सूची और सम्मति सूची दोनों ही विषयों पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। बात करें संघ सूची और सम्मति सूची प्लस राज्य सूची, ये तीनों ही सूचियां संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये तीनों ही सूचियां संविधान की अनुसूची नंबर 7 में है। किसमें है, तो अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7 में है, ठीक है। किसमें, तीनों ही अनुसूचियां, सॉरी तीनों ही सूचियां संविधान की अनुसूची 7 में है। बात करें सम्मति सूची की, तो सम्मति सूची संविधान में कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और सम्मति सूची में कितने विषय हैं, तो टोटल आपके 52 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। और संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो ये तीनों के तीनों कहाँ के नवाब थे, ये तीनों के तीनों बंगाल के नवाब थे। कहाँ के थे, तो बंगाल के नवाब थे तीनों के तीनों। और बात करें जो सिराजुद्दौला है, ये बंगाल का नवाब तो था, लेकिन कब था, तो आपने युद्ध का नाम सुना होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला ही था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कौन था, तो अलीवर्दी खां बंगाल का पहला नवाब था, ठीक है। सॉरी, बंगाल का पहला नवाब नहीं था, बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, ठीक है। बंगाल का पहला नवाब कौन था, बंगाल का पहला नवाब। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बंगाल का पहला नवाब, बंगाल का पहला नवाब कौन था, बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, ठीक है। अलीवर्दी खां कौन था, तो अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला का चाचा था, जिसके मरने के बाद में शासक कौन बना था बंगाल का, तो सिराजुद्दौला ही बना था, ठीक है। यदि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि जो लखनऊ का पहला नवाब कौन था, तो लखनऊ का पहला नवाब, पहला नवाब, लखनऊ का पहला नवाब कौन था, शहादत अली खां। शहादत अली खां, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहीं पे आपसे पूछा है उसका हैदराबाद का पहला नवाब कौन था, तो हैदराबाद के पहले नवाब का नाम था चिनकलिश खां, यहाँ पे इसको बोलते थे आसफ जाह। दोनों नाम है इसके, चिनकलिश खां या फिर आसफ खां, आसफ जाह, आसफ जाह, ठीक है। ये दोनों ही नवाब हैं, ठीक है। और वाराणसी का तो कोई नवाब था ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। ऐसे कैसा मतलब उसे एकाधिकार कब कहते हैं, जब विक्रेता केवल कितना हो, एक हो, केवल कितना हो, एक हो, तो उसे एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता हो उसे एकाधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एसी लघुत्तम विकर्ण है और कोण एबीसी 60 अंश का है, एसी कितना है, एसी 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा बताइए। आपको पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, है ना। और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस वही प्रॉपर्टी का यूज करना है इसमें। तो देखिए
इस तरह से बनाएंगे हम अपना समचतुर्भुज। और आपको बोल रखा है कि AC क्या है, लघुत्तम विकर्ण है, यानी छोटा वाला विकर्ण कौन सा है, AC है। ठीक है, ये आपका AC हो गया, AC। इसको B मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। अब ABC कितना है, 60 अंश। ABC ये कितने अंश का है, तो ये आपका 60 अंश का है। अब AC कितना है, 6। AC यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यदि हम इस विकर्ण को खींच दें इस तरह से, आपको पता है कि विकर्ण क्या करेगा, इसको समविभाजित करेगा। यदि ये पूरी दूरी 6 है तो ये 3 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 3 और ये भी 3। अब पूछा क्या, समचतुर्भुज की भुजा पूछी, यानी कि आपको ये पूछी, इसको हम मान लेते हैं ए की लंबाई पूछी है। तो ये कोण कितने अंश का था, 60 अंश का। जब इसको हमने विकर्ण को खींच दिया तो इस कोण को समद्विभाजक कर देगा ये, तो यानी ये वाला कोण कितने अंश का बनेगा, तो 30 अंश का बनेगा। अब इस त्रिभुज को उठा के हम अलग बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, जिसमें ये वाली भुजा कितनी है, 3 है, ये हमसे पूछी है। ठीक है, और ये कोण कितने अंश का है, तो 30 अंश का है। ठीक है, इस त्रिभुज में ये कितने अंश का है, 30 अंश का है। इस त्रिभुज में हमें भुजा चाहिए ये वाली। ये भुजा कैसे निकाल सकते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है, 3, कर्ण क्या है हमारी भुजा A। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो बराबर हो जाएगा 3/1 है। तो A का गुणा इसमें होगा, A बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 यानी कि 6। यानी कि भुजा निकल के आ गई, वो कितनी निकल के आ गई आपकी, 6 सेंटीमीटर। यानी समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 720 रुपये में बेचता है और 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे घड़ी कितनी कीमत में बेचनी पड़ेगी। तो ये 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है, 25% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 की चीज़ कितनी बेची जा रही है, 1 की हानि यानी कि 3 पे बेची जा रही है। फिर वो कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। तो 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4 ही होती है, यानी कि वो 4 की चीज़ को कितने में बेचना चाह रहा है, वो 1 के लाभ पर यानी कि 5 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, कितने बेचना चाह रहा है, तो 5 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, पहले 4 की चीज़ 3 में बेची थी, अब कह रहा है वो 4 की चीज़ कितने में बेचना चाहिए, 5 में बेचना चाहिए। तो कितने में बेचेगी, तो 3 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 720। 5 की वैल्यू पूछिए, देखते हैं इसको। देखिए 25% का भिन्न रूप मैंने आपको बता ही दिया कितना होता है, 1/4, यानी कि 4 की चीज़ पर 1 की हानि पर बेची जा रही है, इसका मतलब 3 में बेची जा रही है। और फिर 25% लाभ पर वो बेचना चाह रहा है, तो 4 की चीज़ को कितने बेचना चाह रहा है, 5 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, जब वो 3 में बेच रहा है तो एक्चुअल में वो कितने में बेच रहा है, तो 720 में बेच रहा है। ठीक है, तो 5 में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 720/3 गुणा 5, क्योंकि 3 की वैल्यू 720 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 720/3 गुणा 5। 3 से काटिए 24, यानी कि 240 बार कटेगा, और 24 × 120 यानी कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि x बराबर a b माइनस के c, y बराबर b c माइनस के a और z बराबर c a माइनस के b है, तो इसका मान बताइए। तो देखिए आपको पता है कि जैसे इधर रखा है x बराबर a b माइनस के c, तो यहाँ से x अपॉन a बराबर कितना मिल जाएगा, यानी a का भाग हमने इधर कर दिया, तो x अपॉन a बराबर कितना मिल जाएगा, b माइनस के c। ऐसे ही y अपॉन b बराबर कितना मिल जाएगा, c माइनस के a, और z अपॉन c बराबर मिल जाएगा a माइनस के b मिल जाएगा। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस के z अपॉन c। इन सबको जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, c से c खत्म, a से a खत्म, कितना जाएगा 0। यानी यदि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर कितना है 0, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया हुआ है पिछले प्रैक्टिस सेटों में कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 3abc के बराबर। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है, x अपॉन a, b की जगह पे कितना है, y अपॉन b, c की जगह पे कितना है, z अपॉन c। तो x अपॉन a का क्यूब, y अपॉन b का क्यूब प्लस z अपॉन c का क्यूब चाहिए हमें, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ चाहिए, जो किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, यानी x अपॉन a की पावर 3 प्लस y अपॉन b की पावर 3 प्लस z अपॉन c की पावर
3, ये किसके बराबर होगा 3 ABC। 3 ABC का मतलब 3 गुणा x अपॉन ए बाई अपॉन बी जेड अपॉन सी के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई जेड का गुणा हो जाएगा 3x/z ऊपर आ जाएगा और टाइम कितना जाएगा ABC, यानी कि 3x/z अपॉन ABC। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, x का मान बताइए। x कहाँ पर है, ये इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 और 2 मिलकर कितना बनता है 4, 3 और 3 मिलकर कितना बनता है 6, दोनों का गुणा कर दें कितना बन जाएगा, हमें बीच वाला मिल जाएगा। यानी साइड वालों को जोड़िए फिर आपस में गुणा कर दीजिए तो हमें बीच वाला आंसर मिल जाएगा। जैसे 3 और 4 कितना होता है 7, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 7 कितना होता है 63। तो इसका मतलब ये कितना होगा 6 और 5 कितना होता है 11, 11 में 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स का गुणा कर देंगे कितना मिलना चाहिए, हमें 66 मिलना चाहिए। 11 से कटेगा आपका 6 बार, तो यहाँ से एक्स बार कितना मिल जाएगा 4, 6 माइनस के 4 यानी कि 2। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्यून को 16 लिखा जाता है, फ्रिज को 11 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में क्लाइंब को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसकी मैं थोड़ी आपको हिंट दे देता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। हिंट क्या है, आपको इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद में आपको फिर लॉजिक लगाना है कि 16 कैसे बना होगा, और फिर इसी तरह से इसकी नंबरिंग करनी है, फिर आपको बताना है 11 कैसे बना होगा। उसी लॉजिक को आपको इसमें फिट बताना है। ठीक है, मैंने आपको हिंट क्या दे दी, इनकी नंबरिंग करके आपको चेक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें विषम कौन सा है। देखिए 6 और 3 9, 9 6 15 और 1 16, यानी सबका जोड़ कितना है इसके बराबर। यहाँ चेक करिए 5 और 9 14, 14 और 2 16, 1 17, 17 आना चाहिए, कितना आ रहा है 16 आ रहा है। इसको चेक करिए 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 1 14। ठीक है, 9 2 11, 11 और 9 20, यानी सबका जोड़ आगे दे रखा है लेकिन इसका जोड़ मैच नहीं कर रहा, तो यही क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सबसे बाहरी परत को सबसे ऊपरी परत बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। बात करें कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, तो वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। सबसे नीचे कौन सी होती है, सबसे नीचे होती है आपकी क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल होती है। क्षोभमंडल के बाद में कौन सी आती है, फिर आती है आपकी समता मंडल। समता मंडल के बाद में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल, इस क्रम में होती है। सबसे पहले क्षोभमंडल, फिर समता मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभमंडल क्यों आपके लिए फेमस है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। वो क्या पूछ जाते हैं कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं वो किस मतलब वायुमंडलीय परत में होती हैं, तो वो आपकी क्षोभमंडल में होती है। यानी कि तूफान आंधी बारिश वगैरह सब कहाँ होती हैं, ये आपके क्षोभमंडल में ही होती है। और समता मंडल क्यों आपके लिए फेमस है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समता मंडल में पाई जाती है। और दूसरी बात, जो वायुयान उड़ते हैं यानी कि जो एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो वो भी आपके समता मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ठीक है, समता मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्लियर, यानी पृथ्वी की सबसे नजदीक परत कौन सी होती है, तो क्षोभमंडल होती है। और समता मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत और वायुयान उड़ाए जाते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, तो क्षोभमंडल में होती हैं। और सबसे भारी परत कौन सी होती है, तो वायुमंडल होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। उनका मिला था भारत रत्न 1971 में। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न सबसे पहले कब मिला था, तो सर्वप्रथम दिया गया था 1954 में। ठीक है, कितने लोगों को मिला था, तो 3 लोगों को मिला था 1954 में। 3 लोगों के नाम क्या है, 3 लोगों के नाम है आर आर और आर। आर आर मतलब, आर से मतलब सीवी रमन, और इस वाले आर से मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इस वाले आर का मतलब क्या है, इस वाले आर का मतलब है राधा कृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधा कृष्ण। ठीक है,
अभी 2024 में भी आपको मतलब लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो कितने लोगों को भारत रत्न मिला है 2024 में, तो वो भी नोट कर लीजिए। उनका नाम, वो कितने लोगों को दिया गया है, वो दिया गया है 5 लोगों को। 2024 में भारत रत्न किनको मिला है, तो 2024 में मिला है 5 लोगों के। 5 लोगों के नाम क्या है, तो सी है, सी के बाद में के, एल, एम और एन। ठीक है, सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब चौधरी चरण सिंह। ठीक है, के का मतलब क्या है, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और एल का मतलब क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी। एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। और एन का मतलब क्या है, नरसिम्हा राव। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था, मैंने आपको कई बार लिखा चुका हूँ इसको प्रैक्टिस सेटों में, पिछले वालों में, कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ होती है, 1973 में। बात करें टाइगर की, तो टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, बाघ राज्य, या फिर टाइगर स्टेट किस राज्य को बोला जाता है, तो बोला जाता है मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में है, कितने हैं, 785। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश में ही है। बस मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, अखिल, महावीर, सिद्धार्थ या फिर चेतन। तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बात करें भारत की, तो भारत में कंप्यूटर जो बनाया गया था पहला, वो तो सिद्धार्थ था। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था, पहला सुपर कंप्यूटर बना था आपका, उसका नाम था परम 8000, परम 8000। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में कौन किसको बोला जाता है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक बोला जाता है विजय भटकर को। ठीक है, और पूरे विश्व में कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं, पूरे विश्व में कंप्यूटर का जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को दो भागों में बांट दिया गया जिसका अनुपात 3:4 है। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा भाग क्या है। देखिए पहला भाग है कितना, पहला भाग 3 है, 3 की वैल्यू दे रखी है 18 है, 4 की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हुई, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है 18 है, यानी कि इसका 6 गुना है। तो 4 की वैल्यू कितनी हुई, इसका 6 गुना, यानी कि 24। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, 5 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य कितना है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या होगी। कितनी संख्या टोटल, 5 है। उनका पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 27, अब एवरेज कितना हो गया, 25 हो गया, यानी एवरेज में क्या हुई, कमी हुई है। इसका मतलब जो संख्या हटाई गई है वो एवरेज से ज़्यादा लेके गई है, जिससे कि बाकी संख्याओं के हिस्से से भी क्या हुआ है वो संख्या लेके गई है। जैसे अभी तो उसका एवरेज क्या हुआ, घटा है, तो कितना लेके गई होगी, तो जितना एवरेज था 27 उतना तो लेके गई होगी, प्लस कितना और लेके गई होगी। तो अब एवरेज कितना कम हो गया, 27 से 25, यानी कि 2 की कमी हुई है। कितने पे, अब संख्याएं कितनी बची, 4 संख्याएं बची, क्योंकि एक तो चली गई, यानी 4 दूनी 8, 8 की कमी हुई है। 27 से 8 कितना होता है, 35। इसका मतलब जो संख्या गई है वो कितना लेके गई होगी, जो हटाई गई संख्या है वो कितना लेके गई होगी, वो लेके गई होगी 35। 27 तो लेके गई होगी, प्लस जितनी कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, 27 माइनस के 25, यानी कि 2 की कमी हुई है। कितनी संख्याओं पे, 4 संख्याओं पे, 4 दूनी 8, यानी कि हर एक के हिस्से में से 2 लेके गई है। तो कितना और एक्स्ट्रा लेके गई है, यानी कि 8 एक्स्ट्रा लेके गई है। 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 35। नेक्स्ट देखिए, सुबह बेंगलुरु में मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है। उसकी समग्र यात्रा में औसत गति क्या होगी। देखिए जब एक तरफ से यात्रा मतलब एक तरफ से औसत चाल दे रखी हो और दूसरी तरफ से औसत चाल दे रखी हो, तो उसकी समग्र औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है 2x/y में x प्लस वाई। एक्स क्या है, पहली चाल, वाई क्या है, दूसरी चाल। रखिए इसमें वैल्यू, 2 × 50 × 60 बट्टे में 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 110। तो 0 से 0 खत्म, 50 तो नहीं, 100, 100 इंटू 6, 600, 600 बट्टे 11, 600 बट्टे 11 किसके बराबर होता है, 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 6 बट्टे 11,
यानी कि 54 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 52 और 46 है। दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत कितना होगा? दोनों जिलों का क्या चाहिए? एवरेज पूछा है, यानी 52 + 46/2, यानी कि 98/2 कितना हो जाएगा? 49। दोनों जिलों का सम्मिलित कितना हो जाएगा? 49%। अगला प्रश्न है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो डब्ल्यू के बाद में कितना है? टी आया है। टी के बाद में कितना है? क्यू आया है। यानी कि डब्ल्यू का नंबर होता है 23, टी का होता है 20, क्यू का होता है 17। तो कितनी कमी हो रही है? तो 3 की कमी हो रही है। आगे भी 3 की कमी हो गई, तो क्यू में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? एन आएगा। अब इसको देखिए, एफ के बाद में कितना है? जी के बाद में कितना है? एच, यानी एक की वृद्धि हो रही है, तो एच के बाद में क्या आएगा? आई। इसको देखिए, बी के बाद कितना है? डी के बाद में कितना है? जी। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 की वृद्धि, यहाँ पे 3 की वृद्धि, आगे कितनी वृद्धि होगी? 4 की। जी में जब 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? के। एन आई के किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं 45 डिग्री पर घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? उसका मुंह पूछा है किस दिशा में है। उसका डायग्राम बना लीजिए थोड़ा सा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है और कहाँ जाता है? 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाई ओर मुड़ के कितना जाता है? 4 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पहुँच जाता है तो कितना डिग्री में मुड़ता है? 45 डिग्री बाई ओर घूमता है। 45 डिग्री कहाँ घूमता है? बाई ओर घूमता है। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में, यानी ये दिशा बतानी है आपको, ये दिशा कौन सी है। तो यहाँ पे प्लस बना लीजिए, प्लस बना लेंगे तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम के बीच की उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2। एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी यानी सुइयों वाली जो घड़ी है उसमें 1:30 का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। तो देखिए, दर्पण में दे रखा समय 1:30। सही समय कैसे निकालते हैं? तो सही समय निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? 11:60 में से समय को घटा देते हैं। 11:60 में से समय को क्या करते हैं? घटा देते हैं। 60 में 30 के 30 बचा, 11 में से 1 गया तो 10 बचा, यानी सही समय क्या होगा? सही समय हो गया आपका 10:30। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। मेरठ, भोपाल, इलाहाबाद और रुड़की। इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से भिन्न हो जाएगा आपका भोपाल। भोपाल भिन्न क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाकी सभी तो शहर हैं, बाकी भोपाल क्या है? एक राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 2। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पिछले बार प्रैक्टिस सेट में, और मैंने आपको पूरा समझाया था नमक सत्याग्रह के बारे में। तो मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि वो कितने दिन तक यात्रा करी थी, तो वो करी थी आपकी 24 दिन तक। बात करें नमक सत्याग्रह की, तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी, आप इसको लिख ही लीजिए। नमक सत्याग्रह इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये हुआ क्यों था? तो ये हुआ था नमक कर के विरोध में। नमक कर के विरोध में हुआ था। ठीक है, दूसरा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन पूछा था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम यानी जो गांधी जी का आश्रम था, कहाँ पर थे? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम से क्या इसकी शुरुआत हुई थी और खत्म कहाँ हुआ था? ये दांडी नामक स्थान पर। दांडी स्थान पर खत्म हुआ था नमक का निर्माण करने के बाद के रूप में। और अंतिम डेट क्या थी? इसकी अंतिम डेट थी 12 मार्च को शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसे खत्म होने के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। कितने दिन चला था? ये 24 दिन चला था। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कीट है? इंसेक्ट कौन सा इसमें? सिल्वर मछली, आरा मछली, टूना मछली या फिर तारा मछली? तो ये सब तो क्या है? मछली है। ये क्या है? आपका एक तरह की कीट है। क्या है? कीट। यही आपसे पूछा था। इसके नाम में बेशक मछली लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? वास्तव में एक कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? जनसंख्या घनत्व अधिकतम किसका है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने कराया एक बार आपको। किसका अधिकतम है? तो अधिकतम है बिहार का। कितना है? 1106। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूछे पूरे भारत का कितना है? तो पूरे भारत का नोट करिए। पूरे भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और बिहार का कितना है? बिहार का 1106। क्लियर। यही आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है। यूटी के बारे में पूछ लिया जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो है आपका नई दिल्ली। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। पदार्थ की नवीनतम और खोज की अवस्था है। इन सबसे नवीनतम जो खोज की गई है पदार्थ की, वो कौन सी अवस्था की खोज की गई है? तो देखिए सबसे पहले तो ठोस था, ठोस के बाद तरफ फिर गैस, गैस के बाद कौन सा आया था? प्लाज्मा आ गया था। अभी लेटेस्ट कौन सा है? तो वो है आपका बोस आइंस्टीन संगणन। ऑप्शन नंबर 3। पहला क्वेश्चन है 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं? n माइनस के 3 बाई 2। ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। इसमें भुजाएं कितनी है? 10। तो रख दीजिए वैल्यू इसमें। 10 गुणा 10 माइनस के 3 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 10 गुणा 7 बटे में 2। 2 से 5 बार, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। यानी कि विकर्ण कितने हो जाएंगे? विकर्ण हो जाएंगे आपके 35। नेक्स्ट देखिए, अंडर में 5 प्लस अंडर में 3 का स्क्वायर माइनस के अंडर 5 माइनस के अंडर 3 का स्क्वायर को सरल करने से प्राप्त होगा। देखिए मैंने आपको कई बार समझाया है, कई बार बोला भी है कि जब भी आपको इस तरह का फॉर्मूला मिले, कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। ये क्या है यहाँ पे? ये, और बी क्या है आपका? ये दे रखा है। अब इसकी तुलना हम इससे करें तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से? अंडर 5। और b की वैल्यू कितनी मिलेगी? अंडर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? 4ab। 4 मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? अंडर 5 इंटू अंडर 3। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 अंडर में 5 दिया 15, 4 रूट 15 के बराबर आ जाएगी वैल्यू इसकी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, आमने सामने से आ रही है, तो इनकी गति क्या होगी? इनकी गति जुड़ जाएगी। इनकी गति क्या होगी? जुड़ जाएगी। और इनके द्वारा पार करने में जो दूरी चली जाएगी वो दोनों की लंबाई के बराबर चलनी पड़ेगी इनको। दोनों की लंबाई कितनी है? 105 और 90, यानी कुल दूरी कितनी होगी? तो कुल दूरी होगी 105 प्लस 90 यानी कि 195 मीटर। और इनकी कुल चाल कितनी हो जाएगी? तो इनकी चाल हो जाएगी 45 प्लस 72। तो 45 प्लस 72 कितना होता है? तो 45 प्लस 72 होता है आपका 117, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी आपकी मीटर में दे रखी है, समय आपका सेकंड में। तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 5/18 से हम क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे। 5/18 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखिए समय निकालते हैं। समय पूछा है आपसे। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। ठीक है। दूरी कितनी है? दूरी आपकी 195 मीटर। चाल कितनी है? 117 गुणा 5 बटे में 18, तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है। बटे में था तो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है। गुणा में इसको सॉल्व करिए तो देखिए 5 से कितने कटेगा? 5 दिया 15, 5 में 45। ठीक है। और 13 से कटेगा 3 बार, 13 13 में 117। और 9 से कटेगा आपका 2 बार, 2 दिया 6। कितने सेकंड का समय लगेगा? तो 6 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गई ऐसे अनुक्रम में ऐसी कितनी 6 संख्याएं हैं, ऐसी कितनी 6 संख्याएं हैं जिनके पहले 9 संख्या आती है लेकिन उसके तुरंत बाद 4 संख्या नहीं आती हो? यानी ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 आता हो? तो कितने 6 हैं इनके पहले 9 आता हो लेकिन बाद में क्या आता हो? 4 नहीं आता हो। यानी आपको 9 6 का जोड़ा देखना है, लेकिन बाद में क्या नहीं आना चाहिए? 4 नहीं आना चाहिए। देखिए 9 6 का है आपका यहाँ पे है, बाद में 4 नहीं आ रहा है, तो ये आपका जोड़ा बन सकता है।
और देखिए 9 6 यहाँ पे, लेकिन बाद में 4 आ रहा है तो ये तो आपका जोड़ा नहीं बनेगा। 9 6 है लेकिन 4 नहीं है तो ये बन जाएगा आपका 9 6 है लेकिन 4 है यहाँ पे तो ये आपका नहीं बनेगा। कितने बन गए? 1 और 2। कितने बन रहे हैं आपके? 2 बन रहे हैं। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है आपका। परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है, ठीक है, इरेगुलरिटी है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। यानी कि परीक्षाओं में असफलता का एक कारण क्या है? एक कारण पूछा है, ठीक है। एक कारण क्या है? अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है इस कथन से? असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, ये तो नहीं बोला। एक कारण बोला है तो ये तो नहीं होगा। असफल छात्रों में कुछ छात्र नियमित भी हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। यानी जो असफल छात्र हुए हैं वो कुछ नियमित भी हो सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक कारण हो सकता है, यानी कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो सकते हैं। इससे आपका ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गॉर्ब फ्लर का अर्थ फैन बेल्ट है, पिक्सन गॉर्ब का अर्थ सीलिंग फैन है, अर्थ तुलसी का अर्थ टाइल रूट है, तो किस शब्द का अर्थ सीलिंग टाइल है? सीलिंग टाइल पूछा, सीलिंग टाइल किसका अर्थ होगा? तो देखिए सीलिंग किसमें है? सीलिंग कहाँ है आपका? सीलिंग आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पिक्सन गॉर्ब का अर्थ क्या होना? सीलिंग फैन होता है। पिक्सन गॉर्ब का अर्थ दे रखा है सीलिंग फैन। इसका मतलब जो सीलिंग का अर्थ होगा उसमें या तो पिक्सन मिलना चाहिए या फिर गॉर्ब मिलना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। तो गॉर्ब आपका यहाँ पे है, गॉर्ब आपका यहाँ पे है, पिक्सन आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका कुल मिला के ये तो होगा ही नहीं। बचा आपकी ये 3। अब देखिए फैन, अब पूछा गया टाइल, टाइल कहाँ पर है? तो आपका देखिए टाइल कहाँ पर है? टाइल आपका यहाँ पे है, आर्थ तुलसी, ठीक है। टाइल कहाँ पर है? यहाँ पे है। और कहीं है टाइल? और कहीं टाइल नहीं है। यानी कि आपका जो आंसर होगा उसमें से आपको पिक्सन गौर में से कोई एक मिलना चाहिए और आर्थ तुलसी में से कोई एक मिलना चाहिए, ठीक है। आर्थ तुलसी में से कोई एक मिल जाना चाहिए। देखिए ये वाला तो होगा नहीं, अब तुलसी इसमें कहीं है? तुलसी आपका यहाँ पे है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फैन का निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फैन है, यहाँ पे फैन है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है गौर, यानी ये वाला कॉमन है। और इन दोनों के अर्थ में क्या कॉमन है? इन दोनों के अर्थ में कॉमन है फैन। इसका मतलब फैन का अर्थ क्या हो गया? गॉर्ब हो गया। तो गॉर्ब जिसमें हो वो तो हमारा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही बचा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेन होल्डर ग्रिप शब्द का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, पोलो या फिर बास्केटबॉल? तो पेन होल्डर ग्रिप का संबंध किससे है? पेन होल्डर ग्रिप का संबंध किससे? तो टेबल टेनिस से है। किससे? टेबल टेनिस से है पेन होल्डर ग्रिप का संबंध। इसके अलावा कुछ पॉइंट मतलब कुछ जो शब्द हैं वो भी लिख लीजिए टेबल टेनिस से संबंधित, जैसे कि हाफ कोर्ट। हाफ कोर्ट का संबंध किससे? टेबल टेनिस से ही है। इसके अलावा बैक स्पिन का संबंध भी किससे है? हाफ बैक स्पिन का संबंध भी आपका टेबल टेनिस से ही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा हॉकी मैदान कहाँ पर है? बात हो रही है सबसे ऊंचे की, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? सबसे ऊंचा कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। यहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो है आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम ये कहाँ पर है? ये आपका राउरकेला में। कहाँ पर? राउरकेला। राउरकेला किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। क्लियर। यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम तो ये है आपका मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है। बात आ रही है मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को। और इनका ही बर्थडे को किस रूप में मनाते हैं? इनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनका जन्म दिवस कब होता है? इनका जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के संबंध में काफ़ी मतभेद हैं। इनकी स्थापना कहाँ की गई थी? जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो इसमें मेरे को 2 चीज़ें मिली। एक तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में हुई है, एक हुई है आपकी सिंगापुर में।
तो इसमें 3 नाम आपके आते हैं, एक आता है रास बिहारी बोस का, एक आता है कैप्टन मोहन सिंह, एक आता है सुभाष चंद्र बोस का। तो तीनों के बारे में जो जानकारी मिली है मैं आपको लिखा देता हूँ। जानकारी क्या क्या मिली है कि सबसे पहले जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी वो की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो आपकी सिंगापुर में की है, सिंगापुर में सबसे पहले किसने की थी, तो वो की थी कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, उसके बाद में जापान यानी कि टोक्यो में किसने की थी, जापान में की थी रास बिहारी बोस। और बाद में सिंगापुर में किसने संगठित किया था इसको, वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, देखिए फिलहाल इसमें जो दे रखा है आपको, यहाँ पे आपका सिर्फ सिंगापुर दे रखा है, तो ये तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी यहाँ पे जापान वगैरह तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये आपका था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में कभी पूछा जाए तो या तो कैप्टन मोहन सिंह नाम होगा या फिर रास बिहारी बोस होगा। वैसे कैप्टन मोहन सिंह आपका ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, जिम्नास्टिक में विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? किसमें, जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक में आपकी एक ही फेमस है, वो कौन है, दीपा कर्माकर। कहाँ की है, त्रिपुरा की। नेक्स्ट देखिए, 3 घंटियाँ 9, 12 और 15 मिनट के अंतर पर बजती हैं। सभी तीनों 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो कितने बजे वे तीनों एक साथ बजेंगी? तो मैंने घंटियों वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो भी समय दे रखा होता है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, उतने ही समय के बाद में वो घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो समय इसमें दे रखा है 9, 12 और 15। तो 9, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है, 9, 12 और 15 का एलसीएम होता है 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का एलसीएम कितना होता है, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या है, 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। यानी कि जो घंटियाँ बजेंगी वो कितने घंटे के बाद बजेंगी, तो 2 घंटे के बाद बज जाएंगी। सॉरी, 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 12 का एलसीएम होता है 120। 120 9 से कटता नहीं, इसका मतलब कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। 180 मतलब कितना होता है, 3 घंटे होता है। इसका मतलब जो घंटियाँ बजेंगी वो कितने घंटे के बाद बजेंगी, तो 3 घंटे के बाद। 8 बजे बज रही हैं, 3 घंटे बाद कितने बजे बजेंगी, 11 बजे बजेंगी। पहले कब बज रही थी, 8 बजे, 3 घंटे बाद बजेंगी, तो इसका मतलब कितने बजे बजेंगी, 11 बजे बजेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स प्लस बाई, सॉरी एक्स इंटू बाई का मतलब क्या है, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस इंटू बाई माइनस के 1। तो 5 इंटू 4 का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 का मतलब क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, ये बाई की वैल्यू है। तो पहले क्या किया इसने, तो इसे 5 इंटू 4 का मतलब क्या है, पहले में 3 जोड़ी उसका वर्ग कर दीजिए, यानी 5 में 3 यानी कि 8 का वर्ग इंटू बाई माइनस के 1 यानी कि 4 में से 1 हटाइए, कितना आएगा, 3। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 इंटू 3 कितना होता है, 192। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 192 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्या का अंतर 4 है और उनके व्युत्क्रम का अंतर कितना है, 1/8 है। तो संख्या का योगफल बताइए, संख्या का योगफल निकालना है। देखिए मान लीजिए दो दो संख्याएं जो आपकी वो क्या है, ए और बी है। तो दोनों का अंतर दे रखा है आपको कितना, 4 दे रखा है। आपसे पूछा क्या, ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछिए, जो कि आपकी कोई ना कोई इनमें से होगी। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं ऑप्शन की सहायता से। मान लेते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू है 6। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी रखी है, 4। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए, यानी 6 और 4 का अंतर होता है 2, 2 का आधा कितना होता है 1। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 1। अब क्या इनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 होगा, तो इनका व्युत्क्रम कितना होता है, इसका 1/5 हो जाएगा, इसका 1 ही होगा। क्या इनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चेक करिए, यदि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 12। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 12। ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 4। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि 12 और 4 16 का आधा 8। बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए, तो 12 और 4 का अंतर 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। क्या दोनों का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का जो अंतर है वो 1/8 आएगा, तो चेक कर लेते हैं। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/4।
सॉल्व करिए। 8 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1, यहाँ से मिल जाएगा आपका 2। कितना जाएगा 1/8, यानी अंतर जो कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है आपका। यानी कि जो संख्या का योग पर होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 12। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 400 का मूलधन 3/2 वर्ष में कितना मिश्रण हो जाएगा। बात हो रही है अर्धवार्षिक की। जब अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित किया जाता है तो दर क्या हो जाती है, आधी, और समय क्या हो जाता है, डबल। तो यहाँ से आर बराबर कितना मिल जाएगा, आर मतलब 10% का आधा यानी कि 5%, और समय यानी कि टी बराबर कितना मिल जाएगा, 3/2 का डबल यानी कि 3 वर्ष। ठीक है, यानी समय मिल गया आपको 3 वर्ष और दर मिल गई आपको 5%। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए पूछा क्या, मिश्रण कितना बन जाएगा। देखिए आपको मूलधन दे रखा है 400, मिश्रण पूछा है तो आपको फॉर्मूला पता था, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n, यही होता है। पी की वैल्यू कितनी है 400 है, और 1+r की वैल्यू कितनी मिलेगी 5 बटे में 100 गुणा एन, एन की वैल्यू कितनी है 3 वर्ष। सॉल्व करिए इसको, 100 इंटू 1+5 से कटेगा 20 बार, और 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे में 20 की पावर कितना है 3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 400 गुणा 21/20 की पावर कितनी है 3 है, तो 21 गुणा 21 सॉरी 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 से ये वाला 4 भी खत्म। 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब होता है 9261 है, बटे में कितना है 20 है, 20 का भाग करिए इसमें, 20 चौक 80, कितना बचे 12, 12 का मतलब 126, और 20 के 120 कितने बचेंगे 6, 6 का मतलब 61, 20 दिया 60, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 20 पंजे 100, 463.05, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। 10वां दिन शनिवार है, 27वां दिन, तो कितने दिन हो जाएंगे टोटल 10 और 27 के बीच में, तो आप कहेंगे 17 दिन है। 17 दिन में कितने विषम दिन है, तो 7 से भाग करिए, कितने आएंगे 7 दूनी 14, 3, यानी कि 3 विषम दिन आएंगे आपके। शेष पर कितना आएगा 3, जितना शेष पर आता है उतना ही तो विषम दिन होते हैं, 3 विषम दिन आएंगे। तो 10वां दिन ये शनिवार था, तो 27वां दिन क्या होगा, शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका। तो शनिवार के बाद 3 दिन कौन से होंगे, रविवार, सोमवार और मंगलवार, कौन सा आएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किसका दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित होगा, यानी जैसा दिख रहा है वैसा ही दर्पण में दिखेगा। तो दोनों तरफ से एक सा होना चाहिए, तो यहाँ पे x है यहाँ पे y है, ये दोनों नहीं होगा। यहाँ x है यहाँ पे k है, ये भी नहीं होगा। यहाँ y है यहाँ पे o है, ये भी नहीं होगा। यहाँ x है यहाँ पे भी x है, यहाँ o है यहाँ पे भी o है, यहाँ y है यहाँ पे y है, यहाँ t है यहाँ पे t है। जब यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगा देंगे तो जैसा ये दिख रहा है वैसा ही आपको यहाँ पे दिखेगा, दोनों तरफ से क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख पेन, स्टेशनरी और विद्यार्थी के बीच में संबंध दर्शाता है। तो आपको पता है कि जो पेन होता है वो भी एक स्टेशनरी का रूप होता है, तो पेन तो आ जाएगा आपका, पेन आ जाएगा स्टेशनरी के अंदर। ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थी होगा यानी जो स्टूडेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। शैलकृत बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं, बौद्ध गुफाओं को क्या कहा जाता है, जो कि आपके पत्थरों की होती है उनको बोलते हैं चैत्यग्रह, ऑप्शन नंबर 3। बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपके महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को और किस नाम से जानते हैं, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। हिंदी में इसको उनको बोला, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया को बोला जाता है एशिया का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक बौद्ध धर्म के बारे में एक चीज लिख लीजिए कि जो बौद्ध धर्म होता है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता, आत्मा में विश्वास नहीं रखता, बल्कि पुनर्जन्म,
पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं है। ये भी आपका स्टेटमेंट आपका आता रहता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी अनिवार्य किसके लिए है? ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या फिर मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों के बनाने के लिए। तो विटामिन डी किस लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियां और मजबूत हड्डियां बनाने के लिए आवश्यक है। बात करें विटामिन डी की तो हमें कैसे मिलती है? सूर्य से मिलती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? सबसे नीचे कौन आता है? उत्पादक, फिर आता है आपका उपभोक्ता, और फिर आता है आपके अपघटक। सबसे नीचे कौन आता है? उत्पादक आता है। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्षों के दौरान 4 कंपनियों की बिक्री लाखों में दिखाई गई है। ये टीओ है, एचओ है, ये केओ है, ये बाईओ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की बिक्री अन्य कंपनी की तुलना में सबसे कम है? पहले 3 वर्षों की बात हो रही है। कंपनी आपको दे रखी है बायो, एचओ, केओ और टीओ। इसकी सबसे कम है। देखिए टीओ की देखेंगे तो 350, 400 और 300। तो 400, 300, 700, 700, 350 कितना हो जाएगा? 1050, यानी इसकी हो जाएगी 1050। ठीक है, इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा आपका? तो 220 और 250 कितना होता है? 470, और ये 570 और ये 640, कितना हो जाएगा? 640। इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा? ये तो आप देखिए यहाँ पे तो आपको 2150 है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 300 और 150, 450, 450 और 200, 650 प्लस 40, 690। देखिए ये तो मैंने जोड़ा नहीं क्योंकि ये तो आपका काफ़ी 2000 से ज़्यादा बैठ रहा है, अब जबकि ये तो आपका 1000 के आसपास है। तो इन सब में सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है आपका 640, यानी कि एचओ वाले का। एचओ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर, एचओ कहाँ दे रखा है? बी में। और बी ऑप्शन किस में दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। ये क्वेश्चन आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि sin x बराबर cos y हो तो sin x बराबर cos y हो तथा cos x और cos y न्यून कोण हो तो x और y के बीच में क्या संबंध होगा? देखिए आपको दे रखा है sin x बराबर cos y। तो sin x बराबर cos y कब हो सकता है? जब दोनों ही एंगल बराबर हो। sin x बराबर क्या है? cos y है। sin x बराबर cos y कब हो सकता है? cos x और cos y की वैल्यू बराबर बराबर कब हो सकती है? जब आपको यानी एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो? तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो? 45 डिग्री। क्योंकि साइन और कॉस में दोनों का मान समान कब होता है? 45 डिग्री पर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? 45 डिग्री, और वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 45 डिग्री। साइन एक थीटा या फिर कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर कब होती है? जब थीटा बराबर कितना हो? 45। तो साइन एक्स और कॉस वाई तभी बराबर हो सकते हैं जब थीटा बराबर कितना हो? 45 हो। तो एक्स की वैल्यू 45 है, वाई की वैल्यू भी 45 है। क्या संबंध बनेगा? तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा? 45 प्लस 45, यानी कि 90। और 90 को हम क्या ले सकते हैं? 90 को हम ले सकते हैं π/2। ठीक है, π/2, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, दिए विकल्पों में से बताइए कि प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है, यानी इस आकृति को मिला के इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। देखिए कौन सी बन सकती है। देखिए आपको ये तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये तो आपकी बनेगी नहीं किसी भी हालत पे। ठीक है, और इसमें भी आपकी ये आकृति दिखाई दे रही है तो ये भी नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी आकृति आपकी इसमें किसी में कोई भी नहीं। बची ये दोनों आकृति, इन दोनों में कौन सी बन सकती है? तो देखिए इसमें कौन सी बन सकती है। देखिए ये वाली आकृति क्यों नहीं बनेगी? ये वाली आकृति इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये जो आपका हिस्सा है गोल वाला, हल्का सा नीचे वाला, ये आपका इस वाली आकृति में कहीं भी नहीं है, इस वाली आकृति में कहीं भी नहीं है। तो ये आकृति नहीं बनेगी, बल्कि बनेगी कौन सी? ऑप्शन नंबर 3 वाली। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये त्रिभुज आपका ये हो गया,
ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका ये हो गया, इसका जो हल्का सा कटा हिस्सा है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा, और ये जो कटा हुआ हिस्सा है वो इसका ये दिखाई दे रहा है, कौन सी बनेगी? ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है दी गई आकृति में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए, इनमें विषम कौन सा है? तो देखिए, ये जो आपका डार्क हो रहे हैं स्पॉट, जो आपकी आकृतियाँ डार्क हो रही हैं वो आपकी अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, जबकि इसमें क्या दोनों सेम ही हो आकृतियाँ, ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, जबकि बाकी सब में क्या है ये भिन्न भिन्न है। इसमें विषम कौन सा आ जाएगा? विषम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति के आयु में विलुप्त आकृति क्वेश्चन मार्क की पूर्ति करेगी? यानी यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? देखिए एस था, एस का दर्पण प्रतिबिंब दिखाया गया इधर, तो बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ? जैसा बी दिख रहा है वैसे ही बी इधर दिखेगा, क्योंकि बी का तो सेम ही होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अधिक अभिव्यक्ति, यानी पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? यानी पेट्रोल अच्छी है तो वो किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो वो की जाती है ऑक्टेन संख्या में। किसमें? ऑक्टेन संख्या, यानी जितना ऑक्टेन संख्या अधिक होगा पेट्रोल उतनी ही अच्छी होगी। ऑक्टेन में जो पेट्रोल होती है उसमें ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए क्या बनाया जाता है? लेड बनाया जाता है। लेड मतलब पीवी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सीसा। ठीक है, क्या बनाया जाता है? लेड बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जो अभी 2024 में मनाया गया है, 2024 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी भूमि हमारा भविष्य, ये 2024 के जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य। लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी के लिए 24 मई 2024 को किस देश को चुना गया है? 24 मई 2024 को किस देश को चुना गया है? ब्राजील, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया आपका ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। तीसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे मरुस्थल है, कौन कौन से मरुस्थल है? सैंडी है, गिब्सन है और विक्टोरिया मरुस्थल। ये सब मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। चौथा पॉइंट क्या है? ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? सबसे ज़्यादा कंगारू, सबसे ज़्यादा कंगारू और भेड़ कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा कंगारू और भेड़ कहाँ मिलती है? आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंगारू और भेड़। सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन भी कहाँ होता है? सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसका? कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट था ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ये भी कहाँ पाई जाती है? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, मूंगा की चट्टान है, ये कहाँ पाई जाती है? आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। और आपका कंगारू के लिए कौन सा महाद्वीप फेमस है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। इसके अलावा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पॉइंट और भी रह गए, वो भी नोट कर लीजिए, जगह कम पड़ जाती है आपकी, यहाँ नोट करिएगा आप। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? तो घास के मैदान का नाम है डाउन्स। ठीक है, क्या नाम है? डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तट पर जो चक्रवात आते हैं
उनका नाम क्या है? उनका नाम है बिली बिली, बिली बिली। और तीसरा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि क्या कहते हैं, जो आपका वो होता है क्रिसमस डे होता है, यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस। तो गर्मी, क्रिसमस के समय गर्मी कहाँ पड़ती है? क्रिसमस के समय, क्रिसमस के समय गर्मी कहाँ पड़ती है? तो गर्मी पड़ती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन किस में आया था? ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्रिसमस के समय गर्मी किस माह में पड़ती है? तो ऑस्ट्रेलिया माह में पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, इसरो द्वारा इनसेट 3DS लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया है? इनसेट 3D लॉन्च करने के लिए किसका उपयोग किया है? RH-75, नोटी बॉय, आर्यभट्ट या फिर थुम्बा? तो ये प्रयोग किया है नोटी बॉय का। किसका? नोटी बॉय का। बात करें इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान ध्यान रखिएगा, इंडियन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, यदि 7 की पावर x बराबर 1/3 की पावर 1/343 है तो x का मान क्या होगा? देखिए 343 किसके बराबर होता है? 343 होता है 7 की पावर 3 के बराबर होता है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 7 की पावर x बराबर 1/7 की पावर 3 के बराबर। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 7 की पावर माइनस के 3 के बराबर हो जाएगा ये। तो 7 की पावर x बराबर 7 की पावर माइनस के 3। जब बेस समान होता है तो घातें भी समान होती हैं। तो x बराबर कितना मिल जाएगा? -3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी वो 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए? देखिए उसे वृद्धि करनी है तो उसे जो औसत पहले दे रखा था 50 का, तो उसे 50 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। प्लस कितने एक्स्ट्रा और बनाने पड़ेंगे? तो हर एक के हिस्से में कितना कितना और एक्स्ट्रा पड़ रहा है? 2-2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। हर पारी के हिस्से में कितने कितने एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं? तो 2-2 रन एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। अब पारी कितनी हुई? 11, तो 11 इंटू 2, तो 50 प्लस 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा? 72। यानी कि उसे जो 11वीं पारी है उसमें उसे 72 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसका औसत कितना हो जाएगा? 2 रन की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास में अच्छा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? इसके पीछे तर्क क्या है? नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते। देखिए अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते, इसके पीछे ये लॉजिक तो नहीं हो सकता कि हम अपनी सेना ना रखें, कोई भरोसा थोड़ी दूसरे देश का, तो ये तो तर्क नहीं होगा। दूसरा, हाँ नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय हैं तो और अहिंसा के उपदेशक हैं। देखिए भारत के बहुत सारे लोग भी शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं, तो क्या भारत के पास में सेना नहीं है? भारत के पास में सेना है, तो ये भी तर्क क्या होगा? ये भी तर्क आपका फेल हो जाएगा। तो ना तो तर्क एक आपका काम कर रहा है, ना ही तर्क दूसरा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दें। एक समूह में 5 व्यक्ति ABCD तथा E हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि B एवं C अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है। A एवं C गणित तथा अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है। B एवं D अंग्रेजी तथा राजनीतिक शास्त्र में बुद्धिमान है। D एवं E राजनीतिक शास्त्र ए तथा भूगोल में बुद्धिमान है। E अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र तथा भूगोल में बुद्धिमान है। पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र तथा भूगोल में कौन बुद्धिमान है? किस किस में पूछा है? अंग्रेजी में पूछा है, राजनीतिक शास्त्र में और भूगोल में। तो चेक करते हैं। तो देखिए क्या बी एवं सी बी आपको बोला है बी एवं सी अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है, ठीक है। तो बी तो आपका राजनीतिक शास्त्र में नहीं है, तो आपके ऑप्शन में से बी हटाइए पहले तो, ठीक है।
अब चेक करते हैं सी को। सी कहीं दे रखा है, ए एवं सी, तो यहाँ पे भी सी दे रखा था। सी अंग्रेजी और अंग्रेजी और गणित में है, ठीक है। हमें चाहिए कौन सा, राजनीतिक शास्त्र चाहिए पहले तो, फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे अंग्रेजी और भूगोल को। तो सी गणित तथा अर्थशास्त्र में है, सी तो और कहीं नहीं रखा, तो ये भी नहीं होगा सी। अब चेक करते हैं ए को, ठीक है। ये आपका यहाँ दे रखा है गणित एवं अर्थशास्त्र, और कहीं ए दे रखा है, तो और तो कहीं ए दे नहीं रखा, तो ये भी राजनीतिक शास्त्र में नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। डी को चेक कर लेते हैं, क्या डी तीनों विषयों में है? तो देखिए डी अंग्रेजी में भी है, राजनीतिक शास्त्र में भी है, और क्या पूछा था, भूगोल। तो डी क्या इसमें, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल, यानी जो डी है वो अंग्रेजी में भी है, राजनीतिक शास्त्र में भी है और भूगोल में भी है। ये आपसे यही तो पूछा था, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल में कौन बुद्धिमान है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि 6A बराबर 4B बराबर 9C है तो ABC का अनुपात क्या होगा? तीनों का अनुपात कैसे निकालते हैं? देखिए आपको दे रखा है कि 6A बराबर 4B बराबर 9C, ABC का अनुपात निकाल पूछा है आपसे। ABC का अनुपात कैसे निकलेगा? तो 6, 4 और 9, 6, 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 6, 4, 9 का एलसीएम होता है आपका 36। कितना होता है? 36। तो 36 से भाग कर दीजिए, यहाँ 36 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे 36 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे भी 36 से भाग कर दीजिए। 6 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 9 बार, और 9 से कटेगा 4 बार। तो ये हो जाएगा आपका A बट्टे में 6 बराबर B बट्टे में 9 बराबर C बट्टे में 4, ठीक है। तो जो बट्टे में संख्या लिखी है वही इसका क्या होता है, अनुपात होता है। तो A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 अनुपात 9 अनुपात 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 60 गुणा 35 माइनस के 25 माइनस के 18 माइनस के 9 माइनस के 3 डिवाइड बाई 11 का मान बताइए। देखिए इसमें पूरा पूरा आपका क्या लगेगा, बोडमास का नियम लगेगा, यानी बोडमास के नियम का जो पूरा यूज है वो आपका किस में होगा, इसी में होगा, ब्रैकेट का पूरा यूज। देखिए कैसे करते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि जो बोडमास का नियम है उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, और ब्रैकेट में भी पहले कौन से ब्रैकेट को खोलते हैं, सबसे पहले आता है रेखा कोष्ठक, फिर आता है छोटा कोष्ठक, फिर आता है मंझला कोष्ठक, और फिर आता है आपका बड़ा कोष्ठक, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है का नंबर, का तो इसमें कहीं दे नहीं रखा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। इस क्रम में इसको खोलते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कोष्ठक दे रखे हैं आपके, रेखा कोष्ठक भी दे रखा है ये वाला, छोटा कोष्ठक भी दे रखा है, महिला कोष्ठक भी दे रखा है, और फिर बड़ा कोष्ठक दे रखा है। इसी क्रम में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखिए 60 गुणा बड़े कोष्ठक में 35 माइनस महिला कोष्ठक में 25 माइनस के छोटे कोष्ठक में 18 माइनस ये कौन सा रेखा कोष्ठक, अब इसका नंबर है, सबसे पहले 3 सॉल्व होगा, तो 9 माइनस के 3 कितना होगा, 6, ठीक है। फिर डिवाइड बाई 11, छोटा कोष्ठक बंद, महिला कोष्ठक बंद, और बड़े कोष्ठक को बंद कर दिया, ठीक है। अब आपका रेखा कोष्ठक तक सॉल्व हो चुका है, अब नंबर किसका आएगा, छोटे कोष्ठक का। तो 60 गुणा 35 माइनस के 25 माइनस के छोटा कोष्ठक के अंदर की चीज़ें किसके नियम के हिसाब से सॉल्व होंगी, तो वो नियम के हिसाब से सॉल्व होंगी, बोडमास के नियम के हिसाब से। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है। अब का नंबर है, का इसमें है ही नहीं है, नंबर किसका है, डिवाइड का। तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस के 6 बट्टे में 11, ठीक है। छोटा कोष्ठक बंद, महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। 60 गुणा 35 माइनस के महिला कोष्ठक 25, अब माइनस का गुणा किस में होगा, अंदर होगा, तो 25 माइनस के 18, ठीक है। फिर ये प्लस के 6 बट्टे 11, महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है। अब 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसको लिखिए 35 माइनस के 7 प्लस के 6 बट्टे 11, ठीक है। महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक भी बंद। अब बड़े कोष्ठक खोला जाएगा, तो 35 माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा, कितना जाएगा, माइनस के 7 माइनस के 6 बट्टे 11, ठीक है। 35 प्लस का है, 7 माइनस का है, इसको तो भी छोड़ ही दीजिए। 35 में 7 गया, कितना बचेगा, तो 28।
60 गुणा यहाँ बचेगा आपका 28 माइनस के 6/11, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब इसको खोल दीजिए, तो 60 गुणा 28 माइनस के, देखिए एक सेकेंड इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 28 माइनस के 6/11 कितने बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणा 28 में से एक कम कर दीजिए 27, और 6 और 5 11 का डिफरेंस कितना होता है, 5/11 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 28 में से एक कम करिए, कितना होगा 27, और 6 और 11 का डिफरेंस कितना होता है 5, तो 27 है 5/11। अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो 27 के कितने होते हैं, 27 के होते हैं आपके 162, 1620 तो आएगा ही आएगा, प्लस कितना आएगा 60×300/11, तो 1620 प्लस के इसको भाग देंगे कितना आएगा, तो 11 दूनी 22, 8 बचेंगे, 11×7=70, फिर कितने बचेंगे 3/11, 1620 प्लस 27 कितना था 1647, 3 सही, मतलब 1647 सही 3/11, ये आपका बनेगा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, क्रायोजेनिक किससे संबंधित होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ था जब प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था कि क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, निम्न ताप होता है, क्या होता है निम्न तापमान। क्रायोजेनिक शब्द का अर्थ ही क्या होता है, निम्न तापमान। इसको देखिए, स्मोक का एक मिश्रण है, तो ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हुआ है, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया भी था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रैक्टिस सेट देखा होगा जिसमें ये बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, लाल चने से कौन सा एंजाइम निकलता है, यूरियस, जाइमेज, माल्टेज या फिर डायस्टेज। तो लाल चना बोलते हैं अरहर की दाल को, और लाल चने को में से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो वो निकलता है आपका डायस्टेज। ये क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने के सोडा को बोला जाता है बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, ठीक है। और जो धोने का सोडा होता है यानी कि धावन सोडा जिसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, उसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें से उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। तो 25% कम करने पर कितना मिल रहा है, 225 मिल रहा है, तो वो संख्या कितनी होगी, तो देखिए 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 पे 1 की कमी की जा रही है, यानी कि 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है 225 के बराबर, यानी कि इसका 75 गुना है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 का 75 गुना यानी कि 300, यानी कि हमें मूल संख्या मिली कितनी है 300। तो जब 25% की कमी कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 225, तो 3 की वैल्यू यानी कि 25% मतलब 1/4, तो 4 पे 1 की कमी यानी कि 3, 3 की वैल्यू कितनी है 225 है, जो कि 3 का कितना गुना है 75 गुना है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 का 75 गुना यानी कि 300, यानी हमारे पास जो संख्या है ओरिजिनल वो कितनी है 300 है। अब वो कह रहा है 300 में कितने की वृद्धि की जाएगी 375 प्राप्त हो, कितनी वृद्धि की जा रही है 75 की, तो कितने परसेंट हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 25% की ही वृद्धि की जा रही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार इसमें आता है, सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन सी संख्या आई है वो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऑप्शन उठा के चेक कर लीजिए। सबसे पहले चेक करिए 100 को, 100 कितनी बार आया है 1, 2 और 3, कितनी बार आया है 3 बार, यहाँ 3 लिख लीजिए। 140 को चेक करते हैं, 140 कितनी बार आया है 1 और 2, 2 बार आया है, ठीक है। 90 चेक करते हैं, 90 कितनी बार आया है 1, 2 बार आया है। 120 चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, कितनी बार आया है 4 बार, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया था वही तो बहुलक होता है, तो इस पूरे का बहुलक क्या आ जाएगा 120,
क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 120 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं ओर शंकर है, वृत्ताकार बैठे हुए हैं 4 मित्र, 1 2 3 4। राम के दाईं ओर कौन है? राम के दाईं ओर शंकर है, ठीक है, ये शंकर हो जाएगा। राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अरविंद की बाईं तरफ कौन बैठा है? तो यहाँ पे अरविंद हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे गोपाल हो जाएगा, ठीक है। अरविंद की बाईं तरफ कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे? यानी आमने सामने कौन बैठा है? राम और गोपाल, राम और गोपाल बैठे हैं आमने सामने, तो ये आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। कुछ मंत्री क्या है? अध्यापक है। देखिए यहाँ बनाते हैं डायग्राम। कुछ मंत्री क्या है? अध्यापक, अध्यापक का ये हो जाएगा, ठीक है। और पूछा क्या फिर? सभी अध्यापक क्या है? विद्वान, तो सभी अध्यापक क्या हो जाएंगे? विद्वान। इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं, तो कुछ मंत्री विद्वान के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, कहना पहला सही है। सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। और सिर्फ क्या है? आपका निष्कर्ष एक ही निकल रहा है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने जून 2024 को सार्वजनिक शिकायतों के समाधान हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है शिकायत डेस्क, निवारण प्रकोष्ठ, सहायता ब्यूरो या फिर सहायता केंद्र। तो हरियाणा सरकार ने जो आपका पोर्टल शुरू किया उसका नाम क्या है? निवारण प्रकोष्ठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। जून 2024 को अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम क्या है? पी पैराट्रैचिना हिमालय, पी पैराट्रैचिना सियांगवेंसिस, या फिर पी पैराट्रैचिना अरुणाचल, या फिर पी पैराट्रैचिना नीला। तो देखिए ये जो नई खोजी गई प्रजाति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पी पैराट्रैचिना नीला, जो कहाँ खोजी गई है? सियांग घाटी में। कहाँ पर पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका नाम लिख लीजिए, जैसे कि यांग्याप। यांग्याप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दीफू दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? और नामदफा और पाक्के दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब देखिए अगला प्रश्न, वह राज्य जहाँ देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा, यानी 25वां हाईकोर्ट कहाँ बनेगा? तो सभी को पता हुआ कहाँ बनेगा? ये तेलंगाना में बनेगा, ठीक है। बात करें हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हाईकोर्ट का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद नंबर आपका 214 में है, ठीक है। हाईकोर्ट के जज की जो आयु होती है, हाईकोर्ट के जज की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी है? 62 वर्ष है। पहले कितनी थी? पहले थी आपकी 60 वर्ष थी। 62 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा हुई है, तो ये हुई है आपके 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। पहले कितनी थी? 60 थी, अब कितनी होगी? 62। और हाईकोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 214 में है, ठीक है। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो उसका नाम है, उसका नंबर है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। अब आते हैं लौट के तेलंगाना पे। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना राज्य कब बना था? ये बना था 2 जून 2014 को। कौन से नंबर का राज्य बना था? ये 29वें नंबर का राज्य बना था, ठीक है। 2 जून 2024 को, सॉरी 2 जून 2014 को 29वें नंबर का राज्य बना था। और बात करें इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो ये नदी है मूसी नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और मैंने आपको इसी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो हैदराबाद का पहला निजाम था वो कौन था? तो हैदराबाद का पहले निजाम का नाम क्या था? चिनकलेज खां, ठीक है। आप जब इस तरीके से लिंक करके पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वापस मुझे एक चीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में कि जो मूसी नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यानी किस नदी की सहायक नदी है, क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न, वह देश जिसके द्वारा विश्व के प्रथम उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए प्रथम सैटेलाइट लॉन्च किया गया। पहला सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो है आपका चीन। तो चीन की राजधानी नोट कर लीजिए पहले तो, क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? युआन या फिर रेमनबी। और
दुनिया की सबसे बड़ी संसद किस देश की है? तो भी चीन की है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद भवन किसका है? तो वो चीन का ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु या फिर राजकोट। तो ये किया जा रहा है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आधारित। कहाँ पर है? आपका मुंबई में। मुंबई के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे 7 द्वीपों का शहर किसको बोलते हैं? 7 द्वीपों का शहर, तो वो मुंबई को ही बोला जाता है। क्लियर। इसको देखिए, विश्व मलेरिया दिवस 2024 का विषय क्या है, जो 25 अप्रैल 2024 को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन देखिए आप पहले तो। ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है। आपसे पूछा क्या गया है? इसका विषय पूछा गया है, थीम पूछी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सर्च करिएगा गूगल पे, इसको बताइएगा। ठीक है। ऐसे उम्मीद तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। बात करें मलेरिया की, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस का मतलब कारण क्या होता है? तो मलेरिया दिवस का जो रोग भाग होता है उसका नाम क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।